गुड मॉर्निंग सर। ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और प्रीवियस क्लास में जो हमारी बातें चल रही थी रैंडम वॉक प्रॉब्लम के बारे में, राइट ना। रैंडम वॉक से एक बार में डिस्कस भी किया, लेकिन अब हम आगे मूव करेंगे मीन वैल्यू। इसका का नाम मीन वैल्यू। फिर मीन वैल्यू के बाद हम बात करेंगे, आपको डेविएशन बात करेंगे, राइट ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करेंगे। फिर इन सबको रिलेट करेंगे रैंडम वॉक के। तो आइए चलते हेडिंग डाल दो, जनरल डिस्कशन ऑन मीन वैल्यू। जनरल जनरल डिस्कशन, राइट ना। लेट लेट वी हैव ए वेरिएबल, हैव ए वेरिएबल u, and that can take it, that can take it, and that can take value u1 u2 u1 u2 u3 r represented by r, represented by r represent r represent probability u1 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 p2 p2 p3 what will be the u1, what will be the u1, u1 क्या है, probability of getting u1, राइट ना। क्यों क्या है, एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल से u1 की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट ना। ये लिखा ना u1 u2 u3 आर रिप्रेजेंटेड बाय p1 p1 p2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग u1 p2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग u2 लिख देता हूं मैं, वेयर p1 p1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ and p3 u3 is equal to probability of getting u, राइट ना। एक एग्जांपल के साथ आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक एग्जांपल, let z be the variable, let z be the variable where
T1 इक्वल 9.9, T2 इज इक्वल, दूसरी बात T1 क्या है, ई एक कोई वेरिएबल है, जैसे वहां पे ई कोई एक वेरिएबल था, राइट ना, उसमें से E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, मतलब हमने जी क्या है, एक वेरिएबल है, और जी में से G1 कितने टाइम्स 9.9, G2 G2 दूसरी बार लिया तो 10.1 आ रहा है, एंड G3 9.9, एंड G4 फिर मेजर किया तो 9.8 आ रहा है, अप टू G100, 100 टाइम्स टोटल रीडिंग दिया, 100 टाइम्स 9.8, राइट ना। अगर मैं बोलूँ ये वन से पहली बार में रीडिंग इतना आया, दूसरी बार में रीडिंग इतनी आई, तीसरी बार में रीडिंग इतना आया, तो फोर्थ टाइम में रीडिंग इतना आया, और 100 टाइम्स ले रहे हैं, कितने टाइम्स 100 टाइम्स, तो अगर देन वी गेट 10 टाइम्स, इफ यू गेट इफ यू गेट 10 टाइम्स 9.9, देखो अभी यहाँ पे पहली बार में रीडिंग लिया तो 9.99 आया, तीसरी बार में रीडिंग ले रहा हूँ तो 9.9 आ रहा है ना, इस तरीके से 100 टाइम्स लिया, ये डॉट 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 लिखा हुआ ना, इस तरीके से हमें 10 टाइम्स 9.9 आ रहा है, राइट ना, कितने टाइम्स 10.9 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9.9, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9.9 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे P1 E1 था ना, P1 E1, वैसे ही यहाँ पे P9.9, 100 रीडिंग में से 10 टाइम्स 9.9 आ रहे हैं, so we get, so we can find out probability of getting 9.9 क्या होगा, इवेंट बाय टोटल इवेंट होता है, इवेंट बाय टोटल इवेंट, राइट ना, तो क्या कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, इवेंट कितना है 10 टाइम्स, और कितनी टोटल, कितने टाइम्स सही लिया, तो 100 टाइम्स 1/10 हो, 1/10, 9.9 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/10 होगी, बातें समझ में आई, क्लियर है क्या, ओके, राइट ना, चलें आगे, अब देखो अगर मुझे मीन वैल्यू निकालना होता, राइट ना, अगर मुझे मीन वैल्यू इस सीक्वेंस का, जो ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, इसका मीन वैल्यू निकालना होता, तो हम कैसे निकालते, तो मीन वैल्यू, यहाँ पे आते हैं, मीन वैल्यू मीन वैल्यू इक्वल टू समेशन ऑफ Pi by mean value is equal to what, summation of Pi by n, the mean value or average value निकाल सकते हैं, मान लो Q है, समेशन ऑफ 2i, अरे आपने क्वांटम में किया है ना, एवरेज वैल्यू निकालनी होती है वो इनटू प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी,
राइट ना, वही तो किया गया यहाँ पर। और इन केस ऑफ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी गेट समेशन ऑफ यू आई की वैल्यू, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 आ जाती है। ठीक है ना, तो समेशन ऑफ यू आई पी आई आ जाएगा। क्लियर है ना। अरे एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑफ एनर्जी निकालते हो ना, एवरेज एनर्जी समेशन ऑफ ई आई पी आई की एवरेज वैल्यू निकालनी होती है वो, और साथ में प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। हर फंक्शन नॉर्मलाइज होता था तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती थी, 1 आ जाती। क्लियर ना। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे हिट करते हैं, एक प्रॉब्लम यहाँ से निकालते हैं। प्रॉब्लम इज दिस, प्रॉब्लम इज दिस, if you take 10 times reading, if you take 10 times reading, रीडिंग, अगर हम 10 टाइम्स रीडिंग रीडिंग ले रहे हैं, कोई कर रहे हैं 10 टाइम्स कर रहे हैं या 10 टाइम्स मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें से वी गेट 4 टाइम्स, वी गेट 4 टाइम्स T1 इक्वल टू 10 आया, 4 टाइम्स 10 आया तो मैंने G1 मान लिया। 1 टाइम T2 उसको मान लिया, 11 आया, एंड 5 टाइम्स जो आया, 5 टाइम्स का मतलब वो वैल्यू है 12। टोटल 4 प्लस 1 5 प्लस के 5 10 टाइम्स हो गया। मैंने कोई 10 टाइम्स रीडिंग लिया, कोई मेजरमेंट लिया, और उसमें 10 टाइम्स में से 4 टाइम्स 10 आ रहा है, 1 मान लिया। 1 टाइम्स 11 आ रहा है, उसको मैंने G2 मान लिया। और 3 टाइम्स और 5 टाइम्स 12 आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, P1G1, तो कितना होगा, इवेंट कितने टाइम्स है, 4 अपॉन कितने टाइम्स इवेंट बाय टोटल इवेंट, कितना हो जाएगा 5। अगर मैं P2G2 निकालूं तो यहाँ पे P1G1 का मतलब आप निकाल लो, P1G1 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू 4/10। अगर मैं P2G2 का इक्वल टू, G2 का मतलब क्या, 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 11 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 टाइम्स आ रहा है, 1/10, 1/10। क्लियर है क्या। P3G3, G3 प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 12 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 5 टाइम्स आ रहा है, 5/6। तो सबको ऐड कर दो जी, सबको ऐड कर दो, 5 प्लस के 1 6 प्लस के 4 10/10 आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा, राइट ना। या आप ऐसे लिख दो ना, तो देखो ऐड कर दो सबको, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, बिल्कुल आएगी, 4 प्लस के 1 5 प्लस 10, डिनोमिनेटर में 10 आएंगे, 10/10 1 आ। ओके, ये तो हमने इस तरीके से किया। अगर मुझे मीन वैल्यू निकालनी है तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी भाई, देखो प्रोबेबिलिटी अगर मीन वैल्यू निकालना है तो साथ में प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़े।
प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़ेगा ना। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाला, या अगर मीन वैल्यू निकालना होगा तो जितने टाइम्स रीडिंग लिए हो सबका सम अपॉन, हाँ, इस वाले फार्मूले कौन सा, इस वाले फार्मूले से दो फार्मूले में वाले फार्मूले कैसे हम देखेंगे, देख मीन वैल्यू इक्वल टू पी आई बाई इक्वल 10। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वी गेट 4 टाइम्स 10, तो इसको 10 प्लस के 10 प्लस के 10 प्लस के 10 कर दो, या 10 into 4 कर दो, बात एक ही आई। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 10 टाइम्स 10 प्लस 11 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम, प्लस क्या हो जाएगा, 12 कितने टाइम्स आया है, तो 12 5 बार ऐड कर दो, या 5 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग कितने टाइम्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 11 40 प्लस 100 प्लस 11 1 1 1 राइट ना। अब एवरेज ऑफ इज इक्वल टू एवरेज ऑफ यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ यू आई पी आई का नाम तो सुना ही होगा। फंक्शन इज नॉर्मलाइज, तो यू आई का मतलब 2/5, प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो यहाँ पे 2/5 ही होगी ना, यहाँ पे 2/5 होगी, 2/5 इंटू कितना, दिया 10 प्लस दूसरा 1/10 इंटू 11 प्लस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, थर्ड टाइम्स में तीसरी कितनी है 5/10 इंटू कितना 12, तीसरी कितना है, तो यहाँ पे ये ना लिख करके आप लिख दो 4/10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी तो वही आ रहा है, यहाँ पे तो वही आ रहा है, देखो डिन्यूमरेटर करने से 10 आ जाएगा, डिन्यूमरेटर ये 40 आ जाएगा, प्लस सेम ही आ ये रहा है कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 प्लस 100 प्लस 1 5
क्लियर है क्या? 11 पॉइंट। ओके, आपने निकाल लिया जी। 11 पॉइंट। एवरेज वैल्यू देखो दोनों से सेम आया है, इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से, दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले से सेम वैल्यू आई। क्लियर है? इसमें प्रोबेबिलिटी का आप ध्यान रखें। प्रोबेबिलिटी हर रीडिंग के प्रोबेबिलिटी कितनी है वो, और इसमें जितना टाइम आपने रीडिंग लिया है, राइट ना, अगर 10 4 टाइम था तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 11 1 टाइम था 11, 12 5 टाइम था 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, सबको ऐड करके अपन जितने टाइम टोटल रीडिंग दिया है डिवाइड कर, या जो जो वैल्यू कितने टाइम्स आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाओ। ये ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज वैल्यू, हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, राइट ना। तो वही बात है, यू आई की, जो अभी कुछ देर पहले बातें चल रही थी, सेकेंड वन की अगर मैं बात करूँ, सी एफ सी, अगर पूरे की एवरेज वैल्यू निकालना तो कॉम्पोनेंट से लेकर करेगा, राइट, वैल्यू आ सकती है। अगर थर्ड पॉइंट, अगर कोई फंक्शन एवरेज वैल्यू का फिर से एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट ना। फोर्थ वन की अगर मैं बात, क्यू एवरेज ऑफ, इस तरीके से एवरेज वैल्यू निकाल, क्या होगा, अलग अलग क्यू एवरेज, एवरेज देखो यहाँ पे क्यू एवरेज कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यू एवरेज का एवरेज निकाल रहे हैं ना, एवरेज ही रह जाएगा, कुछ आपको चेंज नहीं, क्यू एवरेज का एवरेज क्या होगा, क्यू एवरेज का एवरेज क्यू एवरेज आ जाएगा, राइट ना, माइनस क्यू एवरेज, क्यू एवरेज का ये टू टाइम्स लिख सकते हैं क्या, क्यू एवरेज का, क्यू एवरेज का हो, क्यू एवरेज का, ओके, राइट ना। ये हम, चल ये कुछ प्रॉपर्टीज है, और आ जाता है, नंबर भी आई। नेक्स्ट पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, जनरल डिस्कशन, जनरल, राइट, ये भी है।
deviation of mean value, mean value from any standard from any standard value, right? Delta deviation for delta mean deviation b माइनस, क्लियर है? ये क्या है? कोई स्टैंडर्ड वैल्यू में से जो मीन वैल्यू निकाल रहे हो कितना डेविएट कर गई, इट कैन बी, क्लियर है? अगर जो मीन वैल्यू निकाल रहे हो स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है तो बी माइनस, क्लियर है जी? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखते हैं 11.2 बी बार तो डेल्टा बी क्या होगा? 11.2 इतना डेविएट करके जो वैल्यू आएगी इतना ही डेविएट, मतलब डेविएशन का मतलब जो होता है आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू, जहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू से आपकी मीन वैल्यू कितना डिफर कर रही है तो हम ये जानते हैं बेसिकली ना। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट कैसे हम डिजाइन करेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा, डेल्टा यू इज यू माइनस, राइट ना? तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन से इसका बार लगा, फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट क्यू माइनस क्यू बार का बार, क्यू बार माइनस क्यू बार का बार, ये आ जाएगा बार माइनस क्यू बार का बार, ये क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट जीरो, क्लियर है? चले आगे, चलिए एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट जोन 19 में, नेट जोन 19 में उसको भी डिस्कस करते हैं। नेट 5 मार्क्स में
क्या है? At each time step of random walk है। Time of random walk, sir, one dimension, one, one dimension, either in at the same who are five percent delta delta to right right or left with probability. After n time step, its root means after n time step, its root means spread square distance. Nine five, right? Three n by ये है क्वेश्चन ये 19 में क्वेश्चन वाई पूछ रहा है एट each time step of random walker in one dimension either in at the same point with probability 1 by 4 or move by distance delta to right or left with by 8 each after n times right now after n times step its root means square distance means है में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन। तो आइए पहले तो कहाँ पर
जहाँ से चल रहा है ओरिजिन के उस पॉइंट से रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। यहाँ पे 1/4 कितना है? 1/4। और इससे डेल्टा डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, राइट ना? और इधर भी डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है। और इन दोनों पॉइंट से प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 3/8 एंड 3/8। यही है, देखो बोल रहा है वन डायमेंशन आइदर रिमेन्स एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जहां से चल रहा है उसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी रहने की 1/4 है, एंड मूव्स बाय डिस्टेंस डेल्टा लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है डेल्टा डिस्टेंस, तो वहां की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। और एन स्टेप्स ले रहा है, पूछ रहा है रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट को कैसे देखो, मीन, मीन को हम ऐसे दिखाते हैं तो मीन स्क्वायर, स्क्वायर किसका? डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। इट कैन, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। मान लिया लेट एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और तो इसका मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, राइट ना? इसको कैसे लिखेंगे इस तरीके से? तो हम क्या पढ़ेंगे? मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। अब रूट पूछ रहा है, इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब रूट, अब आगे इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। तो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के आगे क्या लगा है? रूट लगा है। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे डियर? इसमें रूट लगा देंगे, तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे? रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले ये निकालो, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ही निकालो वैसे। तो एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू तो हम कैसे लिखेंगे डियर? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इजिकल, एक्स आई स्क्वायर कितना है? देखो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना, 0 × 6.1/, प्लस यहाँ से इधर तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा इंटू 6 प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्लस राइट साइड डेल्टा स्क्वायर इंटू 6 प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा 2 डेल्टा स्क्वायर, 2 डेल्टा स्क्वायर इंटू 5x, तो डेल्टा स्क्वायर 3/4, राइट ना? तो इसलिए और तो एक सिंगल स्टेप के लिए फॉर एनी स्टेप, फॉर एनी स्टेप एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर 3n/2। तो इसलिए रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट एवरेज ऑफ
ये रूट मीन स्क्वायर ये डेल्टा स्क्वायर डेल्टा डेल्टा टी एन बाई फोर आ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर रूट स्क्वायर डेल्टा अंडर रूट थ्री एन बाई फोर। तो डेल्टा अंडर रूट थ्री एन बाई फोर कोई आंसर दे रहा है क्या? डेल्टा अंडर रूट थ्री एन बाई फोर ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट। ऑप्शन सी आपका क्या होगा डियर? करेक्ट ऑप्शन, राइट ना? ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछा तो कुछ नहीं किया, मैं नहीं किया। ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ था मीन स्क्वायर राइट ना? अब जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे एक्स आई का होल स्क्वायर कर देना। अगर एक्स की एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो एक्स इंटू साथ में प्रोबेबिलिटी, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू यहाँ पे वाई की जगह पे एक्स आई स्क्वायर कर देना। वही मैंने काम कर दिया, वही काम है, राइट ना? ठीक है, चलें आगे, राइट ना? सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन, सेकेंड सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट द मीन और डिस्कस पर्सन ओ आर और वेरिएंस ओ आर मीन स्क्वायर। ओके, डेल्टा यू राइट, ये फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन। अब सेकेंड ऑर्डर की बात करें, सेकेंड ऑर्डर का मतलब तो पहले तो स्क्वायर करो, डेल्टा यू का होल स्क्वायर करो, क्या होगा? यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर की एवरेज वैल्यू का होल स्क्वायर, एवरेज ऑफ यू का होल स्क्वायर माइनस टू।
सकते हैं। अब इसका मीन निकाल लें। फर्स्ट ऑर्डर के मीन था तो इसका पावर 1 था, इसका मीन निकाल लिया था। अब सेकेंड ऑर्डर करके इसका मीन निकालना है। क्यू डेल्टा ई का होल स्क्वायर का मीन, राइट ना, डेल्टा यू के होल स्क्वायर का मीन। तो इसका क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस क्यू एवरेज ऑफ यू का होल स्क्वायर माइनस क्यू एवरेज का टोटल का मीन आ जाए, राइट ना, टोटल का मीन आ जाएगा ना। तो हम कैसे लिखेंगे, क्यू स्क्वायर का मीन, राइट ना, क्यू स्क्वायर का मीन माइनस प्लस क्यू मीन का स्क्वायर। क्यू मीन का स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, क्यू मीन इंटू क्यू मीन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं का मीन माइनस टू क्यू क्यू स्क्वायर का मीन प्लस क्यू मीन क्यू मीन का मीन, राइट ना, माइनस क्यू मीन क्यू मीन का मीन क्यू स्क्वायर का मीन प्लस क्यू मीन का मीन क्यू मीन आ जाए, क्यू मीन का मीन क्यू मीन आ जाए माइनस टू क्यू मीन तो सही है, क्यू मीन का मीन क्यू मीन आ जाए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट जाए तो क्यू स्क्वायर का मीन प्लस प्लस, राइट ना, क्यू मीन का होल स्क्वायर, क्यू मीन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ से माइनस यहाँ से आएगा, यहाँ से माइनस क्यू क्यू मीन का मीन क्यू मीन यही आएगा। तो डेल्टा स्क्वायर का मीन क्यू स्क्वायर का मीन माइनस माइनस क्यू का क्यू मीन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? क्यू स्क्वायर का मीन क्यू स्क्वायर का मीन माइनस क्यू मीन का सेकंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट, सेकंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट सेकंड ऑर्डर, सेकंड अबाउट, राइट, क्लियर है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, रूट स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन,
स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट स्टैंडर्ड डेविएशन आर, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से आर रूट क्या होगा, सिग्मा कैन बी रिटन का अंडर रूट ले लो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाता है, राइट ना। तो हम लिखते हैं फिर इसका अंडर रूट ले लेना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड अलग से निकालने, राइट ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर, वेरिएंस वेटेबनेस वेटेबल। देखिएगा, तो हम क्या बोलेंगे इस वाले टर्म, इस वाले टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन या रूट स्क्वायर वेट, इस वाले टर्म को सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन या डिस्पर्सन या वेरिएंस या इसको हम बोलेंगे वेरिएंस या मीन स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन स्क्वायर, और इसको इस वाले टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, इस वाले टर्म्स को डिस्पर्सन और वेरिएंस ORR मीन स्क्वायर और मीन स्क्वायर, dispersion variance or mean square wave. This is also known as what? Dispersion variance or mean square wave. क्लियर है? और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो ये आपकी मीन स्क्वायर वैल्यू है और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसी को हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है
कि डिस्पर्सन का अंडर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन यस का वैल्यू आ जाएगा। वेरिएंस का अंडर रूट ले लें, राइट ना, वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो भी क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ओ आर आर सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिस्पर्सन, अंडर रूट ऑफ डिस्पर्सन ओ आर आर सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट ना। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के नाम, सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इट कैन बी इसका सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ सिग्मा से। और जो हमारा डिस्पर्सन होगा या मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी या वेरिएंस आएगा का अंडर, और वेरिएंस कैन बी like this mean square value like this, and this also dispersion can be written. ओके, तो ये था आपका कुछ बेसिक बातें, मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, राइट ना, डिस्पर्सन वेरिएंस सबके बाद हमने देखा। अब इन्हीं सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे फिर से रैंडम वॉक, किससे दिया, रैंडम वॉक। तो आइए हम बात करते हैं रैंडम वॉक, फिर से कनेक्ट करते हैं random walk, discussion of mean value, discussion of mean value, discussion of mean value for random, for random, go ahead and random right, random for random walk, obviously variables यहाँ पे random walk वेरिएबल, फॉरवर्ड स्टेप की बात कर रहे थे, बैकवर्ड स्टेप की बात कर रहे थे, और डिस्प्लेसमेंट की बात, वेरिएबल फॉर्म लेकर के चलेंगे। फॉरवर्ड स्टेप की मीन वैल्यू पूछ लेगा या बैकवर्ड स्टेप की मीन वैल्यू पूछ लेगा, क्लियर है ना, या डिस्प्लेसमेंट की मीन वैल्यू पूछ सकता है आप। तो बेसिकली समझने का मतलब ये है कि ये टाइप का वेरिएबल है यार, रैंडम हुआ, फॉरवर्ड स्टेप, बैकवर्ड स्टेप एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ओबीएस yes, variables are variables are nf, forward state, and displacement. Well, next is the forward state,
बैकवर्ड स्टेप, राइट ना। और x इज इक्वल टू व्हाट हियर इज। सो हम एवरेज वैल्यू डिफाइन करेंगे अगर पूछ देगा फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड स्टेप और या एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू डाल लो, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू फॉरवर्ड स्टेप एन एफ एन एंड दिस राइट ना। ऐसे लिखेंगे इसको, एवरेज वैल्यू को, एवरेज वैल्यू ऑफ एन एफ कैन बी रिटन एज पहला एवरेज वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होगा, समेशन की एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो एन एफ आई का आई यहाँ पे लिखता हूँ इनटू फॉरवर्ड इनटू फॉरवर्ड स्टेप, फॉरवर्ड स्टेप की एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होगी वो इनटू परपेंडिकुलरिटी। तो एन एफ आई लिख दिया और पी एन एफ, समझ में आ रही है ना। तो फिर कहाँ तक जाएंगे, आइए स्टेप तक जाएंगे ना। फॉरवर्ड स्टेप में एक ही दो स्टेप तो लेगा नहीं, सारे स्टेप लेगा, तो सारे स्टेप का सम इनटू सारे स्टेप का सम विद प्रोबेबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा ई एफ एन आई क्या होगा, ई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड, ये कैसे लिखे, एन सी एन एफ लिखते थे क्या, एन सी आर की जगह पे एन सी एन एफ आई इंटू पी के पावर, पी के पावर एन एफ आई क्यू के पावर एन माइनस थ्री, देख लेंगे क्या, एन सी आर पी के पावर आर क्यू के पावर एन माइनस आर, तो पहले हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, बोलिए हाँ या राइट ना। तो यहाँ पर एन सी एन एफ समेशन आप क्या करने का, तो एक ये तो हम इसकी वैल्यू, ये तो हम इसकी वैल्यू ये एन एफ आई इसकी वैल्यू लेकर ये एन एफ फॉरवर्ड देखिए समेशन, ये तो लिखते एन एन एफ आई इंटू, ये भी तो साथ में रहेगा, ये भी तो टर्म साथ में रहेगी, एन एफ आई इंटू ई के पावर एन एफ आई
टू के पावर, तो ये देखो ये क्या होता है, एन एफ आई इंटू सी के पावर एन एफ आई, इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल। नेक्स्ट वाले पेज पे एन एफ आर, एन एफ के निशान which can be written n n i n f i के पावर n f i n y, तो n f i e के पावर, ये मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, तो n f p del by del p ऑफ e के पावर के पावर लिख सकता हूँ। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको रहने दो, और n f i n f i n f n माइनस के वन n f x की जगह के पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने ऐसे n f i, तो देखो p के पावर वन और क्या होता है n f i सेम वैल्यू, ये सेम वैल्यू मिल गई एन एफ आई पी के पावर एन एफ, तो इसके जगह पे मैं अब ये वाली वैल्यू, राइट ना, ये मैंने प्रूफ कर दिया बेस कट, तो इसके जगह पे इस वाले टर्म्स के जगह पे ये वैल्यू कर सकता हूँ, ये जगह पे। तो क्या मिलेगा एन एन एफ आई इंटू टी, डेल बाई डेल के पावर एफ आई सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो देखिए समीकरण के बाहर आयर टर्म नहीं होगा, वो बाहर ले लेते हैं, राइट ना, एन एन एफ आई और डेल बाई डेल पी भी बाहर ले लेते हैं, डेल बाई डेल पी वाली टर्म बाहर ले लेते हैं, डेल बाई डेल पी बाहर आ जाए, समीकरण एन एन के और राइट, तो एन फॉरवर्ड शिफ्टिंग वैल्यू पी डेल बाई डेल, इसको हम क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ए प्लस के बी का पावर एन लिखते थे, ए प्लस के बी के पावर एन, तो एन सी आर लिखा था ना हमने, इसको एक्सपेंड किया था, तो ये मिला था एक जनरल टर्म, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस की क्यूब के पावर एन एफ, कितना लिख दूं मैं,
प्लस क्यू के पावर एन लिख सकता हूँ क्या इसको, इस पूरे टर्म को पी प्लस क्यू के पावर, इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियली तो ये मिलेगा क्या, या था आपको कल ए प्लस के डी के पावर एन को हम एक्सपेंड किए थे जनरल प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, तो इसको हम वहां पे ए प्लस के भी था, यहाँ पे और क्यू था। क्लियर है ना, ये फॉरवर्ड स्टेप की या ये बैकवर्ड स्टेप की प्रोबेबिलिटी आ, तो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो पी एन पी प्लस क्यू के पावर एन माइनस एन माइनस, और यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो पी इंटू 1 के पावर 1 का पावर चाहे कुछ भी हो जाए क्या उससे 1 ही होगा, तो पी इंटू एन, तो फॉरवर्ड राइट ना, फॉरवर्ड से जो प्रोबेबिलिटी हो एवरेज वैल्यू आ राइट ना, पी इन एन वेयर पी इक्वल टू फॉरवर्ड से एन इक्वल टू टोटल टोटल और अब देखो फॉरवर्ड स्टेप की एवरेज वैल्यू निकालने हैं तो फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल नंबर ऑफ, इसी तरीके से सिमिलरली अगर इसी तरीके से सिमिलरली अगर बैकवर्ड स्टेप की एवरेज वैल्यू निकालनी तो बैकवर्ड स्टेप की प्रोबेबिलिटी क्यू है तो आप एन से मल्टीप्लाई, एन बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं एवरेज बैकवर्ड average value of backward step and probability of average value of backward step and q is equal to probability of backward, राइट ना, तो ये फॉरवर्ड स्टेप की एवरेज वैल्यू, बैकवर्ड स्टेप की एवरेज वैल्यू कुछ नहीं करना है, बैकवर्ड स्टेप फॉरवर्ड स्टेप पता होगा उसमें एन से टोटल नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल और राइट ना। अब देखिएगा जरा मीन डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ ली, मीन डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डाल राइट ना, मीन डिस्प्लेसमेंट राइट, मीन डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल क्या हो, डिस्प्लेसमेंट की बात करें एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात करें मीन डिस्प्लेसमेंट
मीन डिस्प्लेसमेंट, मीन डिस्प्लेसमेंट एन एफ का एन एफ एन एफ की वैल्यू क्या थी, एन की, एन एफ मीन की वैल्यू क्या थी बताइएगा जरा। एन फॉरवर्ड स्टेप की मीन वैल्यू एन इंटू एल माइनस इसकी वैल्यू एन क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन पी माइनस, ये मीन डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये नंबर, मीन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फिर से ये फार्मूला आपसे रिमेम्बर रखना, हर बार एक क्वेश्चन से आपसे पूछा गया। क्लियर है जी, राइट ना। तो इस तरीके से फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड स्टेप प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछे तो अब बैकवर्ड स्टेप फॉरवर्ड स्टेप या डिस्प्लेसमेंट की मीन वैल्यू पूछे तो हम निकाल। क्लियर है ना। अब अगर हमें पता करना हो एन एफ स्क्वायर की मीन स्क्वायर वैल्यू इन फॉरवर्ड स्टेप, मीन स्क्वायर वैल्यू इन बैकवर्ड स्टेप, ये क्या होगा तो भी हम बता। मीन स्क्वायर वैल्यू इन फॉरवर्ड स्टेप, मीन स्क्वायर वैल्यू बैकवर्ड स्टेप में मैं नोट कर देता हूँ पूरा डेरिवेशन अगर देने। तो अगर मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड स्टेप एन एफ का स्क्वायर का मीन वैल्यू निकालेंगे, राइट ना। तो वो थोड़ा सा ये हो जाएगा आपसे। क्लियर है क्या। डिस्कशन ऑन, हेडिंग डाल दो, डिस्कशन ऑन, डिस्कशन ऑन वेरिएंस और dispersion और mean square variance in forward। ये कितना कैसे लिखेंगे, डेल्टा एन एफ का होल स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन था, तो एन एफ स्क्वायर आफ्टर सॉल्यूशंस वी गेट, आफ्टर सॉल्यूशंस वी गेट, पहले एन एफ स्क्वायर की एवरेज, एन एफ तो निकाले हैं, अब एन एफ स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल, राइट ना। आफ्टर सॉल्यूशन का डेरिवेशन देने का कोई मतलब नहीं, राइट ना। ठीक है, डेल्टा एन एफ स्क्वायर एवरेज वैल्यू एन, राइट ना, एन पी क्यू। तो डेल्टा एन एफ स्क्वायर एन, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टेप, E is equal to probability of forward step E equal to
बिल्डिंग ऑफ बैकवर्ड, बैकवर्ड, राइट ना। फिर वेरिएंस इन बैकवर्ड स्टेप, डेल्टा एन बी होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये भी एन सेम आएगा, राइट ना। ये भी क्या आएगा, सेम आ जाए। क्लियर है क्या। और नाउ थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वेरिएंस इन डिस्प्लेसमेंट, ओ आर मीन स्क्वायर क्यू ऑफ ये क्या होगा, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस एवरेज ऑफ एक्स निकाला, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू जो आएगी 4n where n is equal to स्टेप लेंथ, और सब तो जानते हो n टोटल नंबर ऑफ स्टेप, p प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड स्टेप, q प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड स्टेप, l क्या है, स्टेप लेंथ। क्लियर है ना। इस फार्मूले का याद रखना, मैं बोल दूं इसको रिमेंबर रखना, इसको रिमेंबर रखना। क्लियर है जी, इसको रिमेंबर रखना, राइट ना। और इसको रिमेंबर रखना, इन सारे फार्मूले को ध्यान रखना। क्लियर है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओ आर रूट मीन स्क्वायर, तो जितना ये आया है ना इनका अंडर रूट ले लो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फॉरवर्ड स्टेप, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फॉरवर्ड स्टेप सिग्मा एन एफ इक्वल टू अंडर रूट एन, सेकेंड वन बैकवर्ड स्टेप सिग्मा एन बी इज इक्वल टू अंडर रूट एन बी, राइट। और स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्लेसमेंट थर्ड वन, में सिग्मा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 n p क्यूब एल, ठीक है जी। 4n, तो ये सारी बातें आपको पर रखना है, और इतनी बातें
अगर आपको जितना बातें मैंने बताया, इतनी बातें आपको ध्यान में है, तो आपका एक भी क्वेश्चन रैंडम वॉक से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, राइट ना। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। लेकिन इतनी चीजें हमें ध्यान रखना होगा। फॉरवर्ड स्टेप में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, बैकवर्ड स्टेप में, डिस्प्लेसमेंट में, और राइट ना वेरिएंस की अगर मैं बात करूँ, इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा। वेरिएंस इन फॉरवर्ड स्टेप कितना होगा, ये होगा, राइट ना। बैकवर्ड स्टेप इतना होगा, फॉरवर्ड स्टेप इतना होगा। ये सारी की सारी बातें आपको रिमेम्बर रखना है। और उसके बाद हम मीन स्क्वायर, आप इसी को वेरिएंस को डिस्कस करके हम मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। अब मीन वैल्यू ऑफ मीन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कितना आएगा, राइट ना। और मीन वैल्यू ऑफ बैकवर्ड स्टेप कितना आएगा, मीन वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड स्टेप कितना आएगा, ये सारी सारी बात आपको अपनी स्थिति में बैठ। और यहाँ से एक 3.5 या 5 बनते ही बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट सेशन होगा, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे, तो नेक्स्ट वाले सेशन में जितने कितनी यहाँ मैंने theory समाप्त कर दी, लेकिन इसके क्वेश्चन को जो अप्रोच कराना था, राइट ना, विदाउट क्वेश्चन को अप्रोच कराने आपको भी एक आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो एक आइडिया सा लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जितना क्वेश्चन होंगे सारे तो हम डील करें। ओके।